साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश चयन परीक्षा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए और अभी हम पुराने प्रश्न पत्रों के हल हिंदी साहित्य के हल करवा रहे हैं। इसके बाद आपको दूसरे विषयों के भी हल करवाए जाएंगे। तो हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे प्रश्न हैं जो व्यापम द्वारा पिछली भर्ती में पूछे गए हैं और कई बार एज डिस जैसे तैसे क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो जो ये पेपर है दूसरी शिफ्ट 2018 7/3/2019 का पेपर है, यहाँ 18 गलती से लिख गया है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले के 3 वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पहले प्रश्न की तरफ और क्रम में 31वें प्रश्न की तरफ, आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों कल के लिए हमारा जो अंतिम प्रश्न था वह यही था कि निम्न में से पाठ सहगामी क्रियाएं हैं। तो हमने इसका जो उत्तर देखा था केवल वाद विवाद, केवल रेड क्रॉस, केवल अंताक्षरी, ये सभी के सभी जो है इसके उत्तर हैं। इसलिए उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट उत्तर था। तो आज फिर यहीं से शुरू करते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है आज का, निम्न में से रचना के भेद के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है। हमको एक सही तरीका से प्रश्न ये है, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है। इसमें है मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो साथियों हमको पता है रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो 3 वाक्य होते हैं वह होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य जो है यह अर्थ के आधार पर होता है, रचना के आधार पर नहीं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि हमको बताना है कि कौन सा भेद ऐसा है जो रचना के आधार का नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दें। साथियों आपको ये वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवीएस, DSSB, नवोदय विद्यालय समिति पेपर और सभी हिंदी साहित्य के पेपर आप किसी भी स्टेट के दें, सबके लिए काम में आने वाला है। तो हमारा आज का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के पत्र में सेवा लिखा जाता है। पारिवारिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र। यदि हम एक रेगुलर एनालाइज करें तो पत्र का ये 5वां प्रश्न है। तो आप पत्र को बड़ी बारीकी से पढ़ लें, यही हमसे पूछा जाएगा। पिछले पेपर में भी हमने देखा, इसमें भी देखा, पत्र से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी चयन परीक्षा में पत्र संबंधी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जो सेवा में लिखा जाता है वह लिखा जाता है औपचारिक पत्र में। जैसे हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान किसी भी कलेक्टर महोदय, सभी के लिए लिखते हैं। कहीं कहीं प्रीति भी लिख देते हैं। तो जो शब्द वो प्रयोग होता है वह औपचारिक पत्रों के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 23 है जो वह है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। साथियों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 के बाद प्रश्न नंबर 33 छूट गया है। पीपीटी बनाते समय शायद उसको प्रश्न को टाइप नहीं कर पाए होंगे, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 34 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्तियां हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखता रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी निबिद विहंग शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलहारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रश्न में कौन सा छंद है। दंडक छंद, छप्पय छंद, घनाक्षरी छंद या कवित्त छंद। साथियों हमको पढ़ना जरूरी है, हम पूरा टॉपिक छंद का जरूर पढ़ेंगे, व्याकरण से छंद पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है छप्पय। और छप्पय छंद जो बनता है रोला प्लस उल्लाला दोनों मिलकर बनता है छप्पय। आप याद कर सकते हैं रोला प्लस उल्लाला इक्वल टू छप्पय। प्रश्न नंबर 34 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 छप्पय छंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है।
कौन सी त्रुटि ऐसी है जो बच्चों की भाषा संबंधी नहीं है? पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, शब्दों के उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी या वाक्य संरचना संबंधी। तो साथियों, जब भी हम बच्चों को कुछ पढ़ाते या लिखाते हैं तो बच्चे बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, तो ये उनके द्वारा उच्चारण नहीं किया जा रहा है, ये बच्चों के द्वारा की गई त्रुटि है। जब बच्चे कुछ लिखते हैं तो कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो ये भी बच्चों के द्वारा त्रुटि की जाती है। वाक्य संरचना संबंधी त्रुटि, कई बार बच्चे वाक्य संरचना गलत लिख देते हैं, जैसे मोहन बाजार जाता है की जगह मोहन बाजार जाती है लिख दें, तो ये वाक्य संरचना संबंधी त्रुटि है। ये तीनों त्रुटियां बच्चों से होती हैं, लेकिन पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने वाली त्रुटि कि कोई बच्चा नहीं ग्रहण कर पा रहा तो बच्चे की गलती नहीं है, बल्कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह अपनी शिक्षण विधियों में इस तरीके का सुधार करे कि बच्चे सीख सकें। तो ये जो है बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटि नहीं है, बाकी ये बौद्धिक स्तर संबंधी और शिक्षक की शिक्षण विधियों संबंधी त्रुटि मानी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया क्या है? किसी को बोलते सुनना, उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया क्या है? लेखन, श्रवण, पाठन या पठन, भाषण। तो जो जब हम किसी को सुनेंगे और उसको सुनकर के समझ लेंगे तो ये पूरी की पूरी क्रिया श्रवण कहलाएगी। श्रवण अर्थात सुनना, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? सुनना। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रवण। ये जो पूरा का पूरा पेपर है आपका, इस तरीके का पेपर आया था 2018 में हिंदी विषय का, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट चयनित हुए थे। मेरे स्वयं के 120 नंबर आए थे, बढ़कर के 123 हो गए थे, तो मैं भी इसी विषय में चयनित हुआ था और ये मेरी ही शिफ्ट का पेपर है। मेरा पेपर 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में ही था और मेरा ही पेपर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? मेला आंचल, झरोखे, तमस और कुंती। साथियों, हमको पता होना चाहिए जब भी हम प्रश्न हल करें, यदि हमें किसी राइटर के उपन्यास पता नहीं है तो जिसके पता है उससे उत्तर तक पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है मेला आंचल, तो भले ही हमें ये पता ना हो कि तमस के अलावा झरोखे और कुंती किसका है, लेकिन ये जरूर पता है कि मेला आंचल तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जब मेला आंचल है तो ये भीष्म साहनी का हो नहीं सकता, और बस यही हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है, क्योंकि मेला आंचल तो जो है फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। बाकी बचे हुए 3 भीष्म साहनी के ऑटोमेटिक माने जाएंगे, जिसमें तमस भारत विभाजन पर लिखा गया है। झरोखे और कुंती के बारे में विस्तार से मुझे भी पता नहीं है, बाकी इसके बारे में हम जान के जरूर रखें। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मेला आंचल। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो साथियों, भाषा संबंधी जो बात अधिकतर कही है वह चमोस्की ने कही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चमोस्की। और चूंकि ये बाल विकास का प्रश्न है और बाल विकास के प्रश्न जहाँ तक पेडागोजी है मुझे नहीं लगता कि चयन परीक्षा में पूछी जाएगी, इसलिए यदि हमसे ऐसे प्रश्न नहीं बनते तो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। साहित्य के और व्याकरण के प्रश्न हमसे बनना बहुत जरूरी है और सब्जेक्ट ऑफ पेडागोजी के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो क्या होगा? बच्चे मेधावी होंगे, बच्चे अपना गृह कार्य आसानी से करेंगे, बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे, बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। तो यदि सुनने की गतिविधि रोचक होगी तो बच्चे ध्यान केंद्रित होकर के सुनेंगे। प्रश्न नंबर 39 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका 3, बच्चे ध्यान केंद्रित होकर के सुनेंगे, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार या उर्वशी। साथियों, तो हमको बताना है रामधारी सिंह दिनकर का जो उपन्यास है वह तो उर्वशी है। उर्वशी के लिए जो है इनको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इस बात का हमें ध्यान रखना है। रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास उर्वशी है। इस उपन्यास को रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार संबंधी रचनाएं भी हम याद कर लें, कौन कौन सी रचनाओं को पुरस्कार मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद रहेगी, यह सिद्धांत है। साथियों, तो जो हमने सिद्धांत पढ़े थे जब,
तो एक हमने सिद्धांत पढ़ा था निरंतरता का या अभ्यास का सिद्धांत। तो निरंतरता और अभ्यास कब होगा? जब हम बार बार किसी चीज़ की आवृत्ति करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नई कविता में कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, इनमें से वह कौन सा प्रतीक है? हमको बताना है कि कैक्टस जो है किस चीज के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। जो नई कविता है, कैक्टस जो हम जानते हैं नागफनी के पौधे को कहते हैं, तो कटीली चीज़ों को जो है रेगिस्तान में जो पैदा होती है उसको बताया गया है। तो अहम के विसर्जन का, अदम्य साहस, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का, शैलीगत विद्रोह का या प्रकृति के प्रेम का। तो जो कैक्टस बताया गया है वो रेगिस्तान में पैदा होता है, फिर भी जिंदा रहता है और हमेशा बना रहता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमेशा एक सा दिखता है। इसलिए यह अदम्य साहस का, जीवन की आकांक्षा का और अनगढ़ता का प्रतीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर होगा इस प्रश्न का। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला हमारा प्रश्न है कि एक आदर्श पत्र लेखन में, साथियों इस प्रश्न का ये पत्रों से संबंधित 6वां प्रश्न है और मेरे चयन का भी एकमात्र आधार या पत्र ही थे। पत्रों से संबंधित जितने क्वेश्चन आए थे मुझसे सब बन गए थे। एक आदर्श पत्र लेखन की विशेषता निम्न में से किस बिंदु को नहीं माना जाता? किस बिंदु को नहीं माना जाता? हमको कौन सा बिंदु नहीं मानना है? पांडित्य प्रदर्शन, सरल भाषा शैली, पत्र लेखन में अंगों का समावेश या विचारों की सुस्पष्टता। कितना सरल प्रश्न है। इतने सरल प्रश्न जब हमसे पूछे जाएंगे तो निश्चित ही हमारे अच्छे अंक आएंगे, लेकिन जो कट ऑफ भी अच्छी जाएगी तो हमको भी तैयारी 90 और 95 प्लस की करनी है 100 में से। तो हमें कोई भी पत्र लिखें, कभी भी लिखें, हमको पांडित्य प्रदर्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अपने पत्र में सरल भाषा लिखें। पत्रों में जितने अंग होते हैं, विषय किसको लिख रहे हैं उसका समावेशन, नीचे हमारा जहाँ प्रार्थी लिखा जाना है, कहाँ दिनांक लिखी जानी है, सारी चीज़ें होनी चाहिए और सरल भाषा होनी चाहिए और विचार बड़े सुस्पष्ट होने चाहिए। जो हम कहना चाह रहे हैं एक लाइन में हम वो बात कह सकें। कठिन भाषा, पांडित्य प्रदर्शन पत्र में प्रदर्शित नहीं करना है, इसलिए इस बिंदु को जो है हमको नहीं मानना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के बाद यति या विराम और 26 मात्रा होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं? तो साथियों हमको बताना है, इस छंद का हमारे सामने प्रश्न आया है कि वह कौन सा छंद है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के बाद यति होती है और 26 मात्रा होती हैं, उस छंद को कहते हैं गीतिका छंद। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? साथियों छायावाद की हमसे परिभाषा भी पूछी गई है, तो हमको ये भी चीज़ें याद करके रखनी है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह कथन जो कहा है वह महादेवी वर्मा ने कहा है। छायावाद की स्तंभकार एकमात्र कवयित्री महादेवी वर्मा जिन्होंने इस कथन को कहा है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद वर्मा जो है, वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद जो हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये जो कवि हैं छायावाद के स्तंभकार कवि हैं, जिसमें से महादेवी वर्मा ने इस वाक्य को कहा है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? साथियों छंद के 5 क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है बारी लता द्रगों में, सोचो बेटा उस जन्नी की क्या दशा आज होगी, तेरे जैसा सरल जिसका एक ही लाडला है।
तो इन पंक्तियों में करुण रस के साथ साथ जो छंद है वो मद्राकांता छंद है। हमको छंदों के अंदर की चीज़ें पूछी गई हैं। बड़े ऐसे छंद के अंदर के छंद बड़े क्लिष्ट छंद हैं, इनकी परिभाषा हमको सभी याद कर लें। मदाक्रांता भी कर लें, मंजू भाषणी भी कर लें, शिखारणी भी कर लें, माल्य भी कर लें। हालांकि हम कोशिश करेंगे व्याकरण के भी आपको एक एक टॉपिक विस्तार से पढ़ाएं। पहले हम पूरे पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर लें ताकि हमें पता चले कि कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा जरूरी पढ़ना है। जैसे पत्र का टॉपिक हो गया, छंद का टॉपिक हो गया, और यही ज़्यादा पूछे गए हैं। हमने व्याकरण को ज़्यादा देखा है, इसमें साहित्य उतना क्लिष्ट और उतना गहराई से नहीं पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किस काव्य के भेद के बारे में कहा गया है? यह एक प्रकार का वर्णनात्मक प्रबंध है। इसमें रोचक काव्यमय शैली में किसी व्यक्ति का, विशेष रूप से किसी वीर या महापुरुष का घटनाक्रम के अनुसार जीवन चरित्र आता है। चरित्र काव्य, महाकाव्य, पुराण या आख्यान। तो जब हम किसी महापुरुष के बारे में लिखते हैं, जीवन चरित्र के बारे में लिखते हैं, तो उसको चरित्र काव्य कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर यदि चरित्र काव्य ऑप्शन नहीं होता तो हम महाकाव्य टिक कर सकते थे, लेकिन यदि चरित्र काव्य और महाकाव्य दोनों हैं तो हमें यहाँ पर चरित्र काव्य टिक करना होगा। इसीलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चरित्र काव्य, क्योंकि जीवन के चरित्र के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो उस गुण को क्या कहते हैं? दीप्ति मतलब होता है ओज, तो दीप्ति मतलब होता है आग, दीप्ति मतलब होता है चमक। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हम वीरता पूर्वक बातें करते हैं। जैसे हम एक कविता बोले कि बुंदे लेहर बोलों के मुख सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे जब हम सुनते हैं कि भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून नहीं पानी है जो आ सके देश के काम नहीं। जब इस तरीके की बातें करते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आता है। जहाँ जोश की बात होती है वहीं ओज होता है, इसलिए यहाँ पे ओज गुण है। 3 गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। जहाँ पर श्रृंगार की मधुरता की बात की जाती है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। जहाँ पर सामान्य बात की जाती है, नॉर्मल बात की जाती है, वहाँ प्रसाद होता है। और जहाँ पर वीरता की बात की जाती है वहाँ पर ओज होता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सही विकल्प बताएं। इसके अंतर्गत छंद किसी विचार, सूत्र या भाव धारा से व्यवस्थित रहते हैं। इस रचना में भाव या विचार का विकास क्रमशः दिखलाई देता है, इसी की निबद्धता रहते हैं। अब हमको बताना है कि इसे क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत छंद किसी विचार, सूत्र या भाव धारा से व्यवस्थित रहते हैं। इस रचना में भाव और विचार का विकास क्रमशः दिखलाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो व्यापम ने जो इसका उत्तर माना है उसे निबंध काव्य माना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है, निबंध काव्य। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही खालिस्तान कहला सकती है। राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर क्या कहला सकती है? तो राजभाषा तो हिंदी को कहा ही जाता है, साहित्यिक भाषा तो है ही, कृत्रिम कोई शब्द होता नहीं है, बचती है एकमात्र भाषा राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा पहले से है, साहित्यिक भाषा है ही, कृत्रिम भाषा कोई वैसी हम मान नहीं सकते, तो फिर वह बन सकती है राष्ट्रभाषा। यदि एक व्यक्ति आपसी संपर्क में इसको संपर्क की कड़ी बना ले। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रस के अभी तक हमको प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, छंद और अलंकार देखने को मिले हैं, पत्र के प्रश्न देखने को मिले हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरेज बूढ़े सब अंग। इस प्रश्न का राइट उत्तर हमको बताना है कि तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े
बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। मतलब यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार है कि अनबूढ़े बूढ़े तरे, जो बूढ़े नहीं है वह बूढ़े के जैसे हो गए हैं और जो बूढ़े हैं वह जो है सभी अंगों के जैसे हैं, सही है। तो यहाँ पर विरोध की बात की जा रही है, एक दूसरे के उल्टी बात की जा रही है, तो यहाँ पर होगा विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगली तरफ प्रश्न की तरफ। साथियों अलंकार के प्रश्न भी हमसे पूछ लिए गए हैं। सही विकल्प बताओ। निबंध में अधिक रहता है विचार तत्व, भाव तत्व, अर्थ तत्व या शब्द तत्व। तो भाव ही तो हमारे विचार होते हैं और विचार ही हमारे भाव होते हैं, लेकिन जब हम भाव लिखते हैं तो कविता निकल जाती है, जब हम विचार लिखते हैं तो निबंध निकल जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह होगा विचार तत्व। यदि यहाँ पे कविता आ जाता कि कविता में अधिक क्या रहता है, तो कविता में भाव रहते हैं, हमारी भावनाएं रहती हैं, और इसी कविता को जब हम पद्य को गद्य में लिख देते हैं तो वही भाव हमारे फिर विचार बन जाते हैं। तो इसलिए इसमें निबंध की बात की गई है, तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यद्यपि निबंध भाव प्रधान भी होते हैं पर साहित्य की सभी विधाओं में निबंध सर्वाधिक खालिस्थान रचना होती है। बुद्धि प्रधान या विचार उत्तेजक रचना, हृदय प्रधान उत्तेजक रचना, उत्तेजक को भड़काऊ, हृदय प्रधान या विचार उत्तेजक रचना। तो साथियों जो ये है, जो निबंध है वह बुद्धि प्रधान या विचारोत्तेजक रचना होती है। जिसके अंदर बुद्धि होगी और जिसके अंदर विचार की उत्तेजना होगी वही व्यक्ति एक अच्छा निबंधकार बन सकता है। तो इसलिए निबंध में बुद्धि प्रधान और विचार उत्तेजक रचना होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जिन निबंधों में मस्ती, हास परिहास, विनोद, व्यंग सभी कुछ होता है, ऐसे निबंधों की भाषा कैसी होती है। तो ये सब चीज़ें जिस निबंध में होती हैं तो उनकी भाषा कैसी होती है, चलती और दैनिक व्यवहार की। जब हम किसी बात को दैनिक व्यवहार में चलती भाषा में कहेंगे तो मस्ती भी निकलेगी, हास परिहास भी निकलेगा, विनोद और व्यंग भी निकलेगा, तो वह निबंध कहलाएगा चलती और दैनिक व्यवहार की भाषा में लिखा गया निबंध। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो इसके साथ हमने 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और जो 2 क्वेश्चन पीछे हमारे रह गए थे वह भी आ गया है। प्रश्न नंबर 33 हम इसमें हल नहीं करवा पाए थे। तो आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता एकांकी में होती है। एकांकी का एक धीरोद्धत नायक होता है, एकांकी वीर रसपूर्ण होती है, एकांकी में एक ही पात्र होता है, एकांकी में एक ही अंक होता है। तो हमको बताना है कि निम्न में से कौन सी विशेषता एकांकी में होती है। तो जरूरी नहीं है कि एकांकी वीर रस की ही हो, जरूरी नहीं है कि एकांकी का नायक धीरोद्धत ही हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि एकांकी में एक ही पात्र हो, एक से अधिक पात्र भी हो सकते हैं और होते ही हैं। हाँ, एकांकी में एक अंक जरूर होता है। यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं 3 और 4 में, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर 4 को नहीं छोड़ना है क्योंकि एकांकी की परिभाषा ही है कि गद्य की ऐसी विधा जिसमें एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमने पूरे प्रश्न हल कर लिए, इतने ही प्रश्न हमारे थे और हमने इसी के साथ 7 मार्च 2019 का 2 पार्ट में पूरा पेपर हल कर लिया। इसके पहले 7 मार्च 2019 का पहला पेपर पहली शिफ्ट का 2 पार्ट में जला हुआ है। अगला पेपर हमारा 9 मार्च का होगा और 10 मार्च का, तो वह भी आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। पूरे पुराने वीडियो आपके देख लेने से निश्चित ही आपकी वर्ग 2 की भर्ती में 10 अंकों की बढ़ोतरी होगी यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।